सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सिंध ताश मुआहदे को इस तरह मुअत्तल करना और बड़ा एग्रेसिवली वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, ये वो क्या, ये सिर्फ वो कोई सिग्नलिंग कर रहे हैं या उनकी इंटेंट है कि हर हालत में पाकिस्तान का पानी रोकना है? मैं ये समझता हूं कि ये जो सिंध ताश मुआहदे पे इस तरह से बातें करते हैं, ये भी एक हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, या कॉग्निटिव वॉर कह लें या वॉर ऑफ माइंड्स कह लें। और आप देखें, इंडस वाटर ट्रीटी में कोई क्लॉज ही नहीं है कि आप यूनिलैटरली इसको सस्पेंड कर सकते हैं या इसको हेल्ड इन अबेंस कर सकते हैं या इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी प्रोविजन है ही इसके अंदर कोई नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि अगर किसी में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे इंडिया ने कोई डिस्प्यूट रेज किए हुए हैं, तो देन इसका मैकेनिज्म है कि इसमें परमानेंट इंडस कमीशन है। ये 2 मेंबर कमीशन है, एक पाकिस्तान का इंडस कमिश्नर है, एक इंडिया का, उसको रेफर होगा। अगर वो हल नहीं कर सकते फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट नॉमिनेट हुआ हुआ है, वो फ्रांसीसी है, एक्सपर्ट है इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज पे, उसको ये रेफर कर चुके हैं। एक उसकी इंटरम रूलिंग आई है, फाइनल रूलिंग उसने जनवरी 2027 में देनी है। और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये वर्ल्ड बैंक ने बनाई हुई है, उसकी 3 रूलिंग आ चुकी हैं, तीनों पाकिस्तान के फेवर में है। और वो कहते हैं नहीं जी, नल एंड वाइड, हम इसको मानते ही नहीं। भाई कैसे नहीं मानते आपको? वो आपको कह रहे हैं कि भैया आप ना वहां पे कोई वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं। और हम जो ज्यादातर लोग शोर डालते हैं ना, 20% वाटर तो देखो उनका हक है, वो इरिगेशन के लिए, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज नहीं कर सकते और ना डाइवर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसके साथ साथ चले, हम तो जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हैं और अपना हम ये जो केस है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले जा सकते हैं। हम उसके परमानेंट मेंबर हैं इस पूरे साल में, पिछले 2 साल से मतलब हम उसके मेंबर हैं, वहां पेश कर सकते हैं, बाकी फोरम पे पेश कर सकते हैं। मुझे आप ये बताइए डियर अथर कि हमें कौन रोकता है कि हम भी डैम बनाएं? हमें कालाबाग डैम नहीं बना रहे, हम छोटे सियासत आ रही है ना। तो इंडिया जो पाकिस्तान को कमजोर खुदा ना खास्ता करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, हमें प्रेशर डालने के लिए वो करता रहेगा। हमें जो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, सारे लोगों को ऑन बोर्ड करना है और कालाबाग डैम समेत से छोटे मोटे डैम बनाने हैं। 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर हर साल हम समंदर में फेंक देते हैं। सर, इधर हमने चोलिस्तान में जो नहरें बनानी थी, वो सारा वो ग्रीन इनिशिएटिव था, उसको जिस तरह महफूज शहीद कनाल बनानी थी, तो वो देखें उस पर सियासत हो गई और इनके वो रेड फ्लैग खड़े कर देते हैं। मतलब हमें एक ऐसी जमात चाहिए जो पूरे पाकिस्तान की बात करे। सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में नून लीग है, केपीके में पीटीआई है, बलूचिस्तान में कोई कोलिशन की गवर्नमेंट है। सूबों की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, सूबे बाद में आएंगे। हम उम्मा की बात करते हैं, देखें हमें गजा की फिक्र लगी रहती है, पाकिस्तान की हमें फिक्र नहीं है। पाकिस्तान अगर मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा, अंदर से यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा और पाकिस्तान तो गजा का मसले भी आप कर सकते हैं, कश्मीर में भी कर सकते हैं। अब ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कर रही है, क्या इससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है? इतने दिनों से वहां स्ट्राइक से, खासतौर पर रावलाकोट में, तो कौन पैसे दे रहा है? जो दुकानें बंद हैं, उनका रोजगार इफेक्ट नहीं हो रहा, तो कौन उनको पैसे दे रहा है? किस तरह से मतलब वो अपना हिसाब किताब कर रहे हैं? तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इंडिया जो कर सकता है वो करेगा, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। हमें जो खुद काम कम अज कम कर सकते हैं वो करने चाहिए और तमाम सबूतों के साथ तमाम इंटरनेशनल फोरम में जाके इंडिया की स्पेस कम करनी चाहिए। नेतन्याहू की अगर वारंट गिरफ्तारी इशू कर सकती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो मोदी के भी इशू कराने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है ना सर कि अब ये कहा जाता है कि मिलिटरीली इंडिया ने बुली करने की कोशिश की पाकिस्तान को लास्ट ईयर, लेकिन आगे से जिस किस्म का जवाब आप लोगों ने दिया पाकिस्तान की आर्मी ने, अब उसकी वजह से उसके पास और कोई चीज है नहीं है। वो कहता है कि इस किस्म की हरकतों से हम पाकिस्तान पे दबाव डालेंगे। मैंने आपको कहा ना, देखिए ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, आज भी दहशतगर्दी का के में कर रहा है, तो ये बैटल ऑफ माइंड्स भी है, जिसे हम कॉग्निटिव वॉरफेयर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये 6 पिलर ऑफ उसको वॉर कह रहे हैं। देखिए, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, साइबर है, स्पेस। कॉग्निटिव वॉर को अब इसका हिस्सा बनाया जा रहा है कि लोगों के माइंड्स को इफेक्ट करे, तो ताकि उनके अंदर खौफ और रास पैदा हो, अंडर माइन हो, अब बददिली पैदा करो, अपनी हुकूमत के खिलाफ खुदा ना खासा खड़े हो जाएं। तो हमें इंडिया की चालों को ये समझना होगा, अपने अंदर यकजहती लानी होगी, अवाम की जायज़ मामलात को हल करना होगा।
जहां जहां भी अनरेस्ट है, खासतौर पे बलूचिस्तान के में, वहां रिफॉर्म्स लानी होंगी, गुड गवर्नेंस लानी होगी। जब गुड गवर्नेंस देखिए नहीं होती, तभी इस किस्म की तंजीमों को मौका मिलता है कि वो हुकूमत के खिलाफ बयाने बनाए। तो अगर देखें वहां पे अगर बिजली की कीमत पहले ही कम होती, आटे की कीमत पहले ही कम होती, और जो प्रोटोकॉल में जो उन्होंने चीजें जाहिर की कि जो सरकारी जो है सियासी नुमाइंदे, उनका इतना प्रोटोकॉल है, इतना चीजें पैसे जाया करते हैं, एक आम आदमी का इंटरेस्ट को सामने नहीं रखते। तो हमें गुड गवर्नेंस लानी होगी, हमें अकाउंटेबिलिटी भी करनी होगी। ठीक है। अच्छा सर, अगर नेटो की बात करें तो ट्रंप तुर्की में उन्होंने वहां पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने नेटो एलाइज से काफी ज्यादा मायूस हूं। वो कहते रहे कि नेटो आएगी, उनकी मदद करेगी, लेकिन नेटो ने उस तरह मदद नहीं की। तो अब नेटो का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? या पोस्ट ट्रंप मामलात फिर ठीक हो जाएंगे, या फिर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि अमेरिका नेटो से निकल ही जाए? ये कह तो चुके हैं वो कि अपना हिसाब किताब खुद ठीक कर लो और हम आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। और ईरान के मामलात ने तो बहुत दफा कहा कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं। वो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो पिछले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी तो मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं नेटो से खुश नहीं हूं। तो वो तो ईरान से भी खुश नहीं थे, फिर उनसे भी वो अंडरस्टैंडिंग कर ली। तो देखिए नेटो के आपको पता है 32 मेंबर्स हैं और तुर्की उसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, और दूसरी दफा ये नेटो की समिट वो होल्ड कर रहा है। और खबरें ये भी आई कि शायद उनको F-35 त्यारे भी वो दे दें, और प्राइमरली उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि आप 5% ऑफ GDP खर्च करें। हाँ, सारे जितने ममालिक हैं। तो आज तक तो उन्होंने किए नहीं, मैक्सिमम 2-2.5% कर रहे हैं। वैसे सबसे ज्यादा पोलैंड कर रहा है जो 4.3 है, बाकी सारे इससे नीचे। 5 पे कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। खुद इवन अमेरिका भी कोई 3 पॉइंट समथिंग पे है। ये कुछ पैसे है, बट देखिए सबसे ज्यादा एड वही देता है। जी। और देने पड़ेगी, आप ही ने तो बनाई थी, इसलिए उसका GDP बढ़ा है, तो उसके रेशो से उसकी वो। तो अब ट्रंप साहब क्योंकि पुतिन के भी दोस्त हैं, बाज लोग कहते हैं कारोबारी भी इंटरेस्ट है, तो नेटो को वो अंडरमाइन करते हैं, मेरे ख्याल करते रहेंगे। और नेटो भी उनसे इतना खुश नहीं है देखें, और वो भी चाइना की तरफ देख रहे हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी चल के चाइना चले गए। तो चाइना की जो पॉलिसी है ना, देखें ना कि कनेक्ट करें लोग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कनेक्ट दी कंट्रीज, कनेक्ट दी कॉन्टिनेंट्स, और शेयर्ड विजन पे बिलीव करें। ठीक है। और शेयर ग्रोथ पे। और जब ये कहते हैं कि जी अमेरिका फर्स्ट, और उसके तहत ये पाबंदियां लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो ये दोनों में डाइकोटोमी है। तो मेरा ख्याल ट्रंप वहां गए प्राइमरीली एक तो दिखाने के स्टिल अमेरिका जो है मेन रोल प्ले करता है, दूसरा 5% उसके साथ खर्च करे। बट इसमें टर्की के लिए बड़ा एक पॉजिटिव नोट है कि वहां ये समिट हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर उनको F-35 मिल जाते हैं। प्राइमरीली आपको याद होगा जब S-400 लिए उन्होंने रशिया से, तब उन्हें लेना पड़ा। हालांकि हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बड़े पुर्जे जो है F-35 के उत्तर तुर्की बनाता है। तो तुर्की को अगर मिल जाते हैं, वो पहली F-16 उनके पास है, हमारे जहाज भी वहां ओवरऑल होते रहे, तो वो उसी सिस्टम में ग्रो करेंगे। तुर्की मजबूत होता है तो पाकिस्तान मजबूत होता है। तो मेरा ख्याल है ये नेटो से इस किस्म की खबरें आएंगी कि 5% जो है GDP का वो खर्च करें, और तुर्की के लिए बहुत बड़ा मैसेज। और सर ये जो ईरान वाला मामला है वो अब आपको हतमी शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि अब तो उनके जो रहबरे आला थे उनका नमाज जनाजा वगैरह भी हो गया, लोग भी बाहर निकले बड़ी तादाद में, लीडरशिप भी आपको नजर आई, और एक पॉलिटिकल मैसेज नजर आया कि भाई हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। तो अब ये जो उनके साथ मुआहदा है आपको हतमी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? मेरा ख्याल अल्टीमेटली हतमी तौर पर यह होगा। आज भी 2 शिप्स को हिट किया है ईरान ने सुबह अर्ली मॉर्निंग, अबनाए हुर्मुज़ ओमान के कोस्ट के नजदीक। एक कतर की LNG लेके जा रहा था और एक सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल लेके जा रहा था। दोनों को हिट किया है, पार्शियल डैमेज हुई है। तो ईरान बड़े एग्रेसिव स्टांस शो कर रहा है, बट उस रिटेलिएशन में अमेरिका ने बड़ा आई थिंक उसका मुजाहरा किया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, और ट्रंप साहब तो जवाब दे रहे हैं कि अगर आपने MOU को ऑनर ना किया तो मैं आई विल फिनिश यू ऑफ, हम कुछ भी कर देंगे। तो मेरा ख्याल बयानबाजी के अलावा हमें जो इस्लामाबाद MOU साइन हुआ है उसकी निटी गिटीज में जाके उस रोड मैप के तहत चलना चाहिए। स्पॉइलर तो बहुत है, खासतौर पे इजराइल आपको पता है। बिल्कुल। और अब जो नेक्स्ट फेज है कि 30 दिन तक जो काम हमने करने हैं, जिसमें मेन काम यह है कि पूरा ब्लॉकेट ईरान के खिलाफ हटे, और जो अमेरिकन फोर्सेस प्रेजेंट हैं ईरानी बॉर्डर के नजदीक उनका विड्रॉल हो, कुछ सैंक्शन उनसे उठें, और न्यूक्लियर पे बातचीत हो। तो अब सुन रहे हैं 11 तारीख को शायद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बातचीत हो। अगर यहां हुई तो मेरा ख्याल बड़ा मुस्बत उसके नताज निकलेंगे। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान का रोल आपको लगता है कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले इंपॉर्टेंट था, कि अब हमने उनको साथ बैठा दिया है, अब वो खुद ही चलते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें अभी भी उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगर इसमें ना होता या ना हो तो ये चल ही नहीं सकता।
पाकिस्तान वाह देखिए आज, हालांकि आपको पता है अतर कि कतर ने और ईरान ने आपस में बायलैटरल ट्रेड का और बहरी रास्ते के वहां ट्रेड शुरू कर दिया था दोनों की पोर्ट से, लेकिन आज उनको कतर का एलएनजी हिट कर दी। तो जो क्रेडिबल पार्टनर है, जिस पे जो ट्रस्ट करते हैं और जिसकी एस्ट्यूट डिप्लोमेसी, वो पाकिस्तान ही है। तो यहां तक जो पहुंचे पाकिस्तान की मदद से पहुंचे। ऑफ कोर्स साथ सऊदी अरेबिया था, कतर भी था, तुर्किया भी था, ऑफ कोर्स चाइना को फुल उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर बातचीत की गई। लेकिन जो मामला आगे चल रहे हैं वो इस्लामाबाद एमओयू के तहत ही चल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की मदद से चीजें आगे चलेंगी। पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने इस वक्त जो लिवरेज है, जो पॉलिटिकल उसको पोजीशन मिली है, इसको इस्तेमाल करे इंडिया के खिलाफ भी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक राइज में भी। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है, वहां से जो तालिबान रजीम से हमें एक थ्रेट है और उनकी सरजमीन जो कॉन्टिन्यूसली, हम इंडिया का नाम तो लेते हैं लेकिन उसके लिए एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो अफगानिस्तान के थ्रू होता है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? देखिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हमें ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ भी करना पड़ा। और लगातार वहां से देखें खबरें आ रही, ज़ियारत में जैसे आपने सुना होगा, वहां भी देखें हमने उनके 13 दहशतगर्द मार दिए। तो हमें मेरा ख्याल है करना अब ये होगा, एक तो कंटिन्यू करें जहां हमारे लिए आइडियल मौका है कि जहां जहां इंडिया की प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं उनको हिट करके एलिमिनेट करें। दूसरा, रशिया के साथ इन्होंने एक टेक्निकल डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, उनकी बात ये सुन रहे हैं। चाइना वहां काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमें इन सब के साथ मिलकर उन पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। खुद भी बात करें, हमारा वहां एम्बेसडर है, उनके एम्बेसडर यहाँ पे डायरेक्ट बात भी करें, इनडायरेक्टली बात भी करें। और जो उन्हें 2 से 3 अरब डॉलर देखिए आज भी इमदाद मिल रही है, उसमें सबसे ज्यादा इमदाद तो अमेरिका दे रहा है, $650 मिलियन हर साल दे रहा है। फिर जापान दे रहा है, यूरोपीय यूनियन दे रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारे दे रहे हैं। तो मिला के देख लें 2.5 से 3 अरब डॉलर आज भी अफगानिस्तान को मिल रहे हैं। हमें ये इमदाद रुकवानी चाहिए, स्पेशली अमेरिका से बातचीत करके कि आप कह रहे हैं जी वहां औरतों की वहां तालीम नहीं दे रहे, वो देखें दोहा एग्रीमेंट के तहत वहां इलेक्शन नहीं करवा रहे। माइनॉरिटीज को देखें वो किस किस्म की पॉलिसीज बना रहे हैं, पाकिस्तान के लिए देखें सरदर्द बने हुए हैं। आप खुद यूएन की रिपोर्ट है कि वहां दर्जनों से ज्यादा वहां दहशतगर्द तंजीमें हैं, तो आप किस लिए पैसे उनको दे रहे हैं? तो इनकी इमदाद ये रोकें। तो मल्टीलेटरल अप्रोच के तहत हमें चलना होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो राइज है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, वो कोई नहीं रोक सकता। हमने सिर्फ हाउस, मैंने जैसे पहले कहा, इन ऑर्डर करना है और लोगों को साथ लेके चलना।